नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए भजनलाल सरकार लेकर आएगी बिल। कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। लव जिहाद और कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को लेकर फिर घिरी दिल्ली सरकार। आप विधायक नरेश बालियान दिल्ली पुलिस की हिरासत में। 2023 जबरन वसूली मामले में क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। भाजपा ने कहा वसूली के लिए अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन चुकी है आप। 2016 के कुरान बेअदबी मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2 साल की जेल। पंजाब की मलेरकोटला कोर्ट ने नरेश यादव पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। संभल हिंसा को लेकर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत। भाजपा ने सपा पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। मुआवजे की घोषणा पर भी बिफरी भाजपा। कहा दंगाइयों के समर्थन में क्यों है समाजवादी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। 5 दिसंबर 2024 को महायुति गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश के जरिए इसकी घोषणा की। इससे पहले 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों में महायुति सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र चुनाव में 235 सीटों पर जीत दर्ज की थी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधेयक लाने का फैसला किया है। राज्य के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे। प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रलोभन देता है, आर्थिक समझबाग बताता है, गलत तवज्जो देता है और उसकी जानकारी के बगैर अगर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाते हैं और उसको रोकने के लिए आज कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। राज्यों से की समीक्षा करते हुए अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई, उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके।
कई राज्यों में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार गंभीर है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने का फैसला किया है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधानसभा में लाने का फैसला किया गया। राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। इस विधि में अपराध गैर जमानती होंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कथित तौर पर बातचीत में व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने के बारे में चर्चा हुई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आगे की पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार को लेकर फिर से दिल्ली सरकार घिर गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। भाजपा ने नरेश बालियान पर रंगदारी का आरोप लगाया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कट्टर गुंडों की पार्टी बताया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नर्क की जिंदगी जी रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों में घिरी आतिश सरकार की मुश्किलें और तब बढ़ गईं जब शनिवार को भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिसमें विधायक नरेश बालियान बिल्डर से पैसे वसूलने के लिए एक गैंगस्टर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कुछ भी ना हो, ना मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे हवाले के थ्रू उठेंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी करार दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप नेता खुलेआम वसूली करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की बिना सहमति से ऐसा हो पाना संभव नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। वहीं आप विधायक नरेश बालियान ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और जनता तक राज्य सरकार की नीतियों की पहुंच की सच्चाई जानने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने लोक अभियान के तहत दिल्ली वासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में सर्वे करके फीडबैक लिया। भाजपा नेता ने झूठी नीतियां और झूठे वादों को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली में कई स्थानों का दौरा कर चुकी हैं और जनता की समस्याओं को उजागर कर केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोल रही हैं। इसी क्रम में स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा कालकाजी पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली को नर्क बना देने का आरोप लगाया। मैं कालकाजी विधानसभा गई, जो कि मुख्यमंत्री साहिबा की अपनी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ हालात इतने बुरे हैं कि सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हर दिन कई बुजुर्ग, कई बच्चे वहाँ गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। वहाँ पे इतना बुरा हाल है।
आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और दोहरे मानदंड के आरोपों में बुरी तरह से घिरी हुई है। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक स्तर पर आप और उसके नेताओं का जो रुख सामने आया है वह कथनी और करने के फर्क को ही दर्शाता है। इसके अलावा जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की वजह से पैदा हुई थी वो आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर रोज लग रहे भ्रष्टाचार के नए आरोप उसकी साख को और धूमिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वो सीएजी की विभिन्न लंबित रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, आपकी सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर सत्ता में आई थी वो खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151 और दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत यह आवश्यक है कि उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करें। उपराज्यपाल ने कहा कि सीएजी सिर्फ वित्तीय लेन देन की गणना नहीं करता बल्कि सार्वजनिक खर्चों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि सरकार की यह कार्रवाई संवैधानिक अनुपयुक्तता का परिचायक है। एलजी वीके सक्सेना ने मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी से अपील की कि वे सीएजी की रिपोर्टों को पेश कर सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में 2 साल जेल और 11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने सजा की अवधि की घोषणा की। एक दिन पहले अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें दोषी ठहराया था। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामे के बाद सियासत तेज हो गई है। संभल हिंसा के दंगाइयों को 5 लाख रुपए देने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी जमकर बरसी। भाजपा ने कहा कि ये दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस बीच एएसआई ने दायर किया प्रतिवाद। मस्जिद में हुए कई बदलाव जो है स्टील की रेलिंग बनने के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। में हुई हिंसा के बाद लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों के बीच सूबे में सियासी गर्मी तेज हो गई है। जहां एक और भाजपा और सपा नेताओं के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 10 जनवरी 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसी कदम के तहत संभल दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया था। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहा। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा पर भी भाजपा ने सपा को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। भाजपा ने सपा पर राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए सपा नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी जिसने बहराइच में राम गोपाल मिश्र नाम का जो युवक केवल इसलिए मारा गया क्योंकि उसने खरे झंडे को हटाया, उसकी हत्या को जायज ठहराने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। वही समाजवादी पार्टी के नेता अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है।
वहीं मुआवजे के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत पैसा बहराइच में जो हिंदू मारे गए, मिश्रा जी मारे गए, उनके यहाँ भिजवा देते। मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, उन्हें डर दिखा रही है और इसीलिए ये दंगा करवाया गया। संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किए गए सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अदालत ने ये आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी मंदिर था। इसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एएसआई लोअर कोर्ट में दाखिल एफिडेविट मस्जिद कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर कोर्ट ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी मस्जिद के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रही है। एएसआई ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एएसआई इंस्पेक्शन के लिए जो तथाकथित मस्जिद है वहाँ पर जाती थी तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ उसके और स्थानीय निवासी जो हैं वो एएसआई को सर्वे नहीं करने देती थी। इस बात का उल्लेख एएसआई ने अपने प्रतिवाद पत्र में किया है। मस्जिद कमेटी द्वारा 2018 में जो मस्जिद की सीढ़ियां हैं उस पर स्टील की रेलिंग लगा दी थी, उसके विषय में भी एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 को मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट की गई है। ये गैर कानूनी है। जो मॉन्यूमेंट एएसआई के कंट्रोल में है उसका कंट्रोल और पोजेशन एएसआई के पास रहना चाहिए और ये बात हमने अपने जो प्रतिवाद पत्र दाखिल किया है उसमें लिखी है। ये गलत है कि जो मस्जिद कमेटी पर सारा कंट्रोल है वो उसमें स्ट्रक्चर में फेरबदल कर रहे हैं। इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्ष के विरोध पर अब ओडिशा के भुवनेश्वर से भाजपा सांसद और जेपीसी के सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि हर बार वक्फ संशोधन बिल पर मीटिंग होती है और संसदीय समिति बैठक करती है, मगर विपक्ष के नेता हंगामा करते हैं। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है लेकिन वो इस पर किसी भी तरह की रचनात्मक आलोचना से भागते हैं। हर बार वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मीटिंग होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है और विपक्ष के नेतागण हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और ये जो 44 संशोधन का प्रस्ताव सरकार ने रखा है इस पर किसी भी तरह की रचनात्मक आलोचना से भागते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बौद्धिक जगत में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें संगीत और कविता का भी शौक था। उनके कार्यों और रचनाओं की आने वाले वर्षों तक प्रशंसा होती रहेगी। भारत के इतिहास को संरक्षित करने, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और भारत फ्रांस संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय थे। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग SRDD के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 1207.5 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नौसैनिक सुसज्जा के बाद आईएनएस विक्रमादित्य उन्नत युद्ध क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO केंद्र के रूप में विकसित कर भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना में लगभग 50 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी होगी और इससे 3,500 से अधिक कर्मियों के लिए रोजगार सृजन होगा। ये परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगी।
वोकालिंगा संत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामी के विवादित बयान से कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक पुलिस के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वोकालिंगा संत चंद्रशेखरनाथ स्वामी ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस मामले को भगवान पर छोड़ दिया है। वहीं संत ने आगे खेद जताते हुए ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयान जुबान की फिसलन थी, ये जानबूझकर नहीं था। अगर पुलिस मेरे मठ में आएगी तो मैं अपने बयान पर स्पष्टीकरण दूंगा। दरअसल संत कुमार चंद्रशेखरनाथ ने किसान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भारत में मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने की मांग वाला बयान दिया था, तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को वोकालिंगा संत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामी को एक समन जारी किया, जिसमें उन्हें 2 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। शिकायत में कहा गया कि संत का बयान भड़काऊ है और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की धमकी देता है। इसके बाद संत की प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें कि संत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामी विश्व वोकालिंगा महासंघ मठ के प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को अलवर में राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। अलवर में राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टमेंट के लिए 240 इन्वेस्टरों के साथ करीब 10,147 करोड़ के MOU साइन हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये अलवर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मुझे यहां से सांसद बनने का अवसर मिला। अलवर से जुड़ाव तो पहले से ही रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी निवेशकों को बधाई भी दी। जो 10,000 करोड़ रुपए के जो MOU साइन हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हजारों रोजगार आएंगे और MOU डिफरेंट सेक्टर को लेकर हुए हैं। रियल एस्टेट में भी हुए हैं तो होटल में भी हुए हैं, ऑटोमोबाइल में हुए हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में भी हुए हैं। और मेरा ये कहना है कि हमारे नौजवानों को भी एंसिलरी की छोटी छोटी सहायक उद्योग लगा सकें ताकि वो आगे बढ़ सकें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार के बाद से विपक्षी दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव आयोग समेत EVM पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जहां इंडी गठबंधन को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड में EVM को सही मान रहे हैं। EVM के मुद्दे कैसे कांग्रेस के अंदर ही 2 राय बना रहे हैं, इसे कैसे इस मुद्दे पर आज भी सियासत जारी है, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और EVM पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। 23 नवंबर को जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, उस वक्त से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हार को स्वीकार करने की बजाय EVM पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी है। हमारे सामने जो यह आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये सब EVM का गेम है। कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को 3 दिसंबर को बुलाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वोटिंग के दिन देर शाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले से तयशुदा सभी नियमों का पालन किया गया है। इस बीच शरद पवार ने भी EVM पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। इस बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा धड़ा EVM पर दोष देने के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जनता के बीच पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इस बीच पी चिदम्बरम जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी माना है कि EVM सही है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. कांग्रेस द्वारा EVM पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो EVM ठीक है, और जब हारते हैं तो EVM खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि EVM ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था,
और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो है अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है तो 2 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग और ईवीएम पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले और हत्याएं की जा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं दूसरी ओर दत्तात्रेय होसबोले ने बांग्लादेश सरकार द्वारा चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजने पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बांग्लादेश सरकार इसे रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरकारवाह ने भारत सरकार और वैश्विक समुदायों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को जारी रखने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। जो बांग्लादेश में चिन्मय दास महाराज को जो अरेस्ट करे, 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को, हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रयागराज महाकुंभ 2025 से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों और सड़क परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा उन्होंने की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ के नए सड़क प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके लिए डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों, बाईपास, इनर रिंग रोड और सेतु निर्माण के शेष कार्यों को हर हाल में आगामी 25 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। इसके साथ ही प्रयागराज की ओर आने वाले सभी राजमार्गों में सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पूर्णतः सुनिश्चित की जाए और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रयागराज में होने वाले कुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा ओरिएंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेला अथॉरिटी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस सभागार में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में कुंभ मेला से जुड़े हुए सभी पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरे ने सभी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को कुंभ मेला में होने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण टिप दिए। आपदा मित्र, अग्निशमन विभाग, इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तो हमारे पास संसाधन की, मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। चाहे रिवर लाइन पर आप इतने बड़े लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, उसमें कोई ड्राउनिंग का हादसा ना हो जाए, कोई पॉन्टून से ना गिर जाए, कोई किश्ती ना पलट जाए, हर एक चीज़ के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। हेल्थ की साइड से हमारे डॉक्टर्स ने पूरा एरिया कवर कर लिया है। तीर्थराज प्रयाग में 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाले मेला ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दृष्टि से पुलिस प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में महाकुंभ पुलिस प्रशासन ने मेला में सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन परेड कुंभ मेला प्रयागराज में किया। चिकित्सा शिविर का आयोजन अपर निदेशक के निर्देशन में डॉक्टर गौरव दुबे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में संपन्न किया जा रहा है। प्रतिसार निरीक्षक कुंभ मेला बिलास यादव ने बताया कि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी की ड्यूटी अधिक होती है, इसलिए जब इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी महाकुंभ मेला को भव्य और दिव्य को साकार किया जा सकता है।
इस लाइन में बहुत ही लगभग जो है इस समय 2000 जवान आवासित हैं। इन जवानों की सुख सुविधाओं के साथ साथ हम लोग इनकी चिकित्सीय सुविधा का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आने वाला कुंभ जो है इसमें काफ़ी कठिन ड्यूटियां होती हैं, मेहनत की ड्यूटियां होती, कभी कभी 12-12 घंटे 14 घंटे जवानों को खड़ा होना पड़ता है। तो इसके लिए हम पहले से जवानों को तैयार कर रहे हैं कि कभी कहीं किसी को किसी इस तरह की कोई समस्या हो तो समय से उसका चेकअप हो के इलाज हो, ताकि वो अच्छी ड्यूटी कर सकें और हम लोग सकुशल कुंभ का समापन कर सकें। बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिन्मय प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्यामदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने श्यामदास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। श्यामदास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो चिन्मय प्रभु से मिलने के लिए गए थे। बांग्लादेश में संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया। राधारमण ने श्यामदास की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि आप लोग बताएं कि क्या ये संत आतंकवादी नजर आता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता का आयोजन किया। दिल्ली के IIMC में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मंगा, एनीमे और वेबटून में भारत की रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया और एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI ने सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली में रोमांचक वाम यानी वेब्स एनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट का सफल आयोजन किया। IIMC वसंत कुंज में आयोजित इस कार्यक्रम ने उत्साही भीड़ को आकर्षित किया और भारत के मंगा, एनीमे और वेब ट्यून्स क्रिएटर्स की अपार रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित किया। This is very helpful and I am so happy that Government of India is taking this initiative. I'm a voice actor since 4 years and I'm into advertising and commercials. और मैं साथ साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट कर रही हूँ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और चूँकि इसमें मेन तो कहानी बतानी होती है और हमारे इंडिया में इतनी कहानियाँ हैं भारतवर्ष में, तो बताने के लिए बहुत है। और हमारा प्लान और गवर्नमेंट का प्लान यही है कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट देश के कोने कोने से ऊपर आएँ और वो अपनी IP बनाए और हम उन IPs को अपने एसोसिएशन के थ्रू बाहर की कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। और इसमें ऐसी ऐसी IP बनेंगी कि आगे मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये कॉस्प्ले आज होने जा रहा है, जो फॉरेन कैरेक्टर्स पे हो रहा है, वो एक आने वाले टाइम में इंडियन कैरेक्टर्स के ऊपर होगा। Waves has created a lot of waves in at least that's what I see in Delhi right now and the entire nation, and I'm sure the momentum will catch on to the world as well. There's a lot of creativity. We know that there's a lot of potential with the youth of the country, and I'm sure once everybody can see it, when the talent comes out here at Waves, people globally will recognize it, and this talent will go places. Waves, it's a first-time initiative taken by the Government of India. So we are sure that because when Government of India takes something and puts it on the global stage, it is definitely going to happen in a big scale. So as a studio owner, we also think the same, that we can fetch a lot of good talent from all the part of India, and maybe in future they can work with us and can take Indian stories to the globe. One of the ways that we are working on this is that we are creating the creators along with the publishers. We are also connecting artists with the studios. For example, we have had one artist from Bhubaneswar and one artist from Varanasi who have already been given job offer by studios who have seen their work at WAM. Apart from this, we are tying up with a lot of platforms such as Toon Sutra for Webtoons, and they have already told us that the winners of WAM Finale will get the opportunity to distribute their content on their platform. So we are helping people build their IPs, we are helping people monetize their IPs, and at the same time we are connecting the artists with the studios or the producers. गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी में सफलता के बाद वाम दिल्ली ने मंगा जापानी शैली की कॉमिक्स, वेबट्यून्स डिजिटल कॉमिक्स और एनिमे जापानी शैली के एनिमेशन श्रेणियों में 199 प्रतिभागियों को शामिल किया। इस कार्यक्रम में 28 जीवंत कॉस्प्ले और वॉइस एक्टिंग प्रतिभागियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पसंदीदा एनिमे और गेमिंग पात्रों को जीवंत किया। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़।
भारत में इतालवी राजदूत एंटोनियो बैट्रोली ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इटली हमेशा से सभी धर्मों, खासकर अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्ण सम्मान के पक्ष में रहा है। हम हमेशा से इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए काम करते रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा। Italy has always been for the full respect or all the confessions, all the religions, and all, especially the minorities, on one side. And the second is that we have always been working for the stability of this region. So, of course, we hope this can be settled. राजस्थान के सिरोही जिले में जनजातीय समुदाय के लिए निःशुल्क उपचार और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर खुलने के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही जिले में एम्स जोधपुर की ओर से जनजातीय समुदाय के लिए निःशुल्क उपचार और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की शुरुआत की गई है। ये केंद्र पूरे भारत में एम्स की ओर से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला केंद्र है, जिसे खास तौर पर जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इस सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर को जनजातीय समुदाय के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। इस सेंटर में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिनका निःशुल्क उपचार और जांच की जा रही है। इसके साथ ही सेंटर की मदद से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और उपचार कर रहे हैं। एम्स जोधपुर ने सन 21 जुलाई सन 2021 को सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ रिसर्च की स्थापना की और इसमें जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गवर्नमेंट राजस्थान का भी बहुत ही सहयोग रहा। और इस सेंटर के माध्यम से हमने टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का उपचार स्टार्ट किया है और जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 6000 से ज़्यादा मरीजों को सक्सेसफुली उसमें देखे जा चुके हैं। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा भी दी जा रही है। गंभीर मामलों में मरीजों को जोधपुर बुलाकर वहां भी निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। डॉक्टर आसाराम चौधरी ने कहा कि ये केंद्र न केवल जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इसे जनजातियों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में भी एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड के द्वारा एम्स जोधपुर के अधीन बहुत सारे प्रयोग चलाए जा रहे हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, फील्ड टेलीमेडिसिन, ढानी स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। जैसे कि टेलीमेडिसिन में अभी से हम 6,000 से ज्यादा लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं एम्स जोधपुर के कंसल्टेंट के साथ जुड़ के। इसके अलावा हम ढानी में 3,500 से ज्यादा लोगों को और स्कूल स्वास्थ्य में 1500 से ज्यादा बच्चों का अभी तक निरीक्षण और इलाज हो चुका है। अपने नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पाकर स्थानीय लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सेंटर आने वाले मरीज इस बात से खुश हैं कि उन्हें इलाज कराने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं दूसरी अस्पतालों से बहुत दाद और खुजली थी, दूसरी अस्पतालों से बहुत घुमापन, फायदा नहीं हुआ। एम्स की दवा लेने से मेरे को फायदा हुआ। गैस एसिडिटी का वो बीमारी थी पहले से और मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया था और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई थी और मैं एम्स के डॉक्टरों के द्वारा मुझे इस बात का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जनजातीय बाहुल्य गांवों में जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सिरोही में जिस तरीके से सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, उससे निस्संदेह यहां के स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एसी कोच में सफर करने वाले रेल यात्री अक्सर गंदे बेडरोल मिलने की शिकायत करते हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सभी जोनल रेलवे में मशीनीकृत लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है, जहां सख्त निगरानी में लिनन सेट की धुलाई की जाती है। इसके अलावा यात्रियों को दिए जाने वाले कंबलों की भी महीने में 2 बार सफाई की जा रही है। यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने उन्हें BIS स्टैंडर्ड के बेड रोल मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है।
रेल यात्रियों को साफ और स्वच्छ बेडरोल मुहैया कराने के मकसद से उत्तर रेलवे ने मशीनीकृत लॉन्ड्री में लिनन सेट की धुलाई की व्यवस्था की है। यहां हर ट्रिप के बाद लिनन सेट की सख्त निगरानी में सफाई की जाती है। उत्तर रेलवे से चलने वाली सभी राजधानी, तेजस, दुरंतो और एसी स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को BIS स्टैंडर्ड वाले लिनन सेट मुहैया कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में सभी ट्रेनों में बेहतर क्वालिटी वाले लिनन सेट मुहैया कराए जाएंगे। जो हमारे लिनन हैं वो एवरी यूज़ के बाद, हर यूज़ के बाद उनको साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में साफ़ किया जाता है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री पूरी तरह मैकेनाइज्ड होती हैं और CCTV सर्विलांस इक्विप्ड होती हैं। ऑफिसर्स और सुपरवाइज़र द्वारा टाइम टू टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाता है और चादर की, लिनन की क्वालिटी को वाइटोमीटर से चेक करने के बाद, रैंडम चेक करने के बाद तभी उनको पैसेंजर सर्विसेज में यूज में लाया जाता है। रेल यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल पहले 2 से 3 महीने में एक बार साफ किए जाते थे। अब रेलवे हर महीने 2 बार इनकी सफाई कर रहा है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे कंबल मिले। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने डिब्रूगढ़ और जम्मू राजधानी ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर UV किरणों से कंबलों को सैनिटाइज करने की शुरुआत की है। इस उन्नत तकनीक से हर राउंड ट्रिप के बाद कंबलों की सफाई की जा सकेगी। ब्लैंकेट का जो क्लीनिंग का प्रोटोकॉल है, महीने में 2 बार सफाई का प्रोटोकॉल है और जहां लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वहां पे 1 बार सफाई करने का प्रावधान है। उत्तर रेलवे द्वारा प्रत्येक 15 दिन में, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीनिंग, हर 15 दिन में नैफ्थलीन वेपर हॉट एयर स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा ब्लैंकेट्स को स्टरलाइज किया जाता है, जो कि टाइम टेस्टेड और फुल प्रूफ तरीका है स्टरलाइजेशन का। तो ये हम एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं अपने यात्रियों को साफ सुथरा ब्लैंकेट देने के लिए। रेलवे हर दिन 6 लाख से अधिक लिनन सेट यात्रियों को मुहैया कराता है। यात्रियों द्वारा गंदे बेडरोल मिलने की शिकायतों को दूर करने के मकसद से रेलवे ने हर जोन में मशीनीकृत लॉन्ड्री की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को साफ सुथरे बेडरोल मिले और उनका सफर और आरामदायक हो सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक IIT गुवाहाटी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। IISF का उद्देश्य अपने रचनात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से सबके द्वारा विज्ञान का उत्सव मनाना है ताकि भारत और विदेशों में लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक बिरादरी को भी अवसर प्रदान किए जा सके। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किया गया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की ओर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के क्षेत्र में इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। There have been at least 6 landmark decisions, path-breaking decisions, which the world has hailed. A, National Research Foundation's Anusandhan, which was formed just before the election, has been granted rupees 1 lakh crore, and we'll have more than 70% of resource from the non-government sources, is going to be a game changer. IISF 2024 का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध भारत बनाना है, जिससे सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसर मिले। यह आयोजन परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, IIT गुवाहाटी और विज्ञान भारती के सहयोग से किया जा रहा है, जो भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। The IISF is a celebration of our collective commitment to innovation, excellence, and harnessing of science and technologies as powerful engine of growth and prosperity for the nation. यही वजह है कि इसका पहला संस्करण पूर्वोत्तर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही देश भर से प्रतिदिन 10,000 अतिरिक्त आगंतुकों की मेजबानी भी की जाएगी। इसको देखते हुए महोत्सव में अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने वाली इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, प्रमुख वैज्ञानिकों और विचारकों के साथ पैनल चर्चा
और युवाओं को प्रेरित करने के लिए विज्ञान प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। This festival has provided a unique opportunity to delve into complex scientific concepts, breaking them down into understandable and engaging discussions. महोत्सव में थीम आधारित कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला भी आयोजित की गई है, जिसमें चंद्रयान, चंद्रमा का संग्रहालय, विज्ञान तकनीक एक्सपो, विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा अंतरिक्ष प्रदर्शनी, पूर्वोत्तर की विज्ञान यात्रा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वैश्विक विनिर्माण शिखर सम्मेलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैकाथॉन, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और उद्यमता से जुड़ी मिशन स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 वैश्विक सहयोग पर भी जोर देता है। अमित मुखर्जी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज गुवाहाटी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। सर जगदीश चंद्र बोस को देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने जीव विज्ञान और भौतिकी में कई आविष्कार किए। सर जगदीश चंद्र बोस को फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है। क्या कुछ है खास सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, देखिए इस खास रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि फादर ऑफ रेडियो साइंस कौन है? क्या आप जानते हैं कि किसने कहा था पौधों में भी जान होती है और उनमें भी भावनाएं होती हैं? उस शख्स का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। रेडियो विज्ञान के जनक सर जगदीश चंद्र बोस ने जीव विज्ञान और भौतिकी में कई आविष्कार किए। उन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया, जो पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। पौधों पर तापमान का असर होता है, ये भी सबसे पहले सर जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया। उन्होंने ऐसा पाया था कि सभी पौधों और पौधों के सभी भागों में जानवरों की तरह ही एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को मापा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। बोस ने वायरलेस संचार की खोज की और इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा रेडियो साइंस के जनक के रूप में नामित किया गया था। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल के ररौली गांव में हुआ था। आज सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती है। सर जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद वे कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद 1884 में भारत लौटे।
विज्ञान के क्षेत्र में सर जगदीश चंद्र बोस ने कई अहम योगदान दिए हैं। बोस एक जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक भी थे। बोस को व्यापक रूप से माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान को शुरू में अंग्रेजों ने भी नहीं माना। उन्हें रॉयल सोसाइटी में पढ़ने तक की अनुमति अंग्रेजों ने नहीं दी। इसी के विरोध में उन्होंने प्रण लिया कि वो भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों को भारत के लोगों को सिखाएंगे। बिना 3 साल वेतन लिए वो भारतीय लोगों को भौतिकी के पाठ पढ़ाते गए। आखिरकार अंग्रेज उनके सामने झुके और उनकी प्रतिभा को माना। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आज जिस विज्ञान की क्षेत्र में हम छलांग लगा रहे हैं, उसकी नींव सर जगदीश चंद्र बोस जैसे तमाम भारतीय वैज्ञानिकों ने रखी है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए और स्वदेशी तकनीकी पर देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश की आजादी से पहले से काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। गीता महोत्सव मेला 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। सरस और शिल्प मेले में दूर दूर से पर्यटक, शिल्पकार और दुकानदार अपना सामान बेचने पहुंचे हैं। सरस मेले में लगभग 700 स्टॉल्स लगे हैं। 5 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। गीता महोत्सव के सरस मेले में अपना सामान लेकर आए दुकानदारों का कहना है कि वो हर वर्ष गीता महोत्सव में अपना सामान लेकर आते हैं। उनके सामान को मेले में खूब पसंद किया जाता है। हम राजस्थान से आए, नागौर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कुरुक्षेत्र में राजस्थानी पकवान है, जैसे दाल बाटी चूरमा है, राजस्थान थाली है, बाजरा रोटी, मिर्ची रोटी थाली भी है, प्याज की कचौरी, मूंग दाल कचौरी, मिर्ची बड़ा, मूंग दाल की पकौड़ी भी है और बीकानेर की केसरिया जलेबी भी है। ये देसी की जलेबी है। 2010 से मैं गीता जयंती में आ रहा हूँ, 2010 से, और 1960 से मैं बनाता रहा हूँ। हर बड़े बड़े मेलों में भी जाता हूँ और बाद दूसरे देशों में हमारी जलेबी जाती हैं। हमारे पास पंजाबी जूती है और हम खुद बना के और यहाँ ला के सेल करते हैं इसको। यहाँ के लोग जो कुरुक्षेत्र वाले हैं बहुत लाइक करते हैं इसको। कश्मीरी शॉल, सूट, साड़ी और स्टॉल हमारे पास होता है और हर साल आते हैं यहाँ पे। सूरजकुंड मेले में भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं गीता जयंती में। और मुझे हो गए यहाँ पे 10-15 साल आते हुए। बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। मैं यहाँ पे गीता जयंती देखने के लिए आया हूँ और यहाँ पे हर तरह के पकवान और हर चीज़ यहाँ पे देखने के लिए अच्छी है। तो गीता महोत्सव जो कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में दूर दूर से पर्यटक और शिल्पकार पहुंचे हैं और तकरीबन 700 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें आप खाने पीने के व्यंजनों का भी लुत्फ ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद लेने के लिए, इसे करीब से देखने के लिए दूर दूर से इसमें लोग आ रहे हैं। महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। गीता महोत्सव मेला 28 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। सरस और शिल्प मेले में दूर दूर से पर्यटक, शिल्पकार और दुकानदार अपना सामान बेचने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सरस मेले में लगभग 700 स्टॉल्स हैं। 5 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। गीता महोत्सव के सरस मेले में अपना सामान लेकर आए दुकानदार वो अपने अनुभवों को साझा करते हुए कह रहे हैं कि वो हर वर्ष गीता महोत्सव में अपना सामान लेकर आते हैं। उनके सामान को मेले में खूब पसंद किया जाता है। दिग्गज कारोबारी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव और चुनौतियों पर खुलकर बात की। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में लगे रिश्वत देने के आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप के रास्ते में आई हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, दुनिया उतनी ज्यादा आपको लक्षित करके हमला करेगी। This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger and every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group. The fact is that despite a lot of the wasted reporting, no one from the Adani side has been charged
with any violation of the FCPA or any conspiracy to obstruct justice. Yet, in today's world, negativity spreads faster than facts. और आइए अब देखिए देश की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान राज्य विधानसभा के 8वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति ने खूबसूरती उपहार में दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माण कारखाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्लैब जापानी मानकों और प्रौद्योगिकी के अनुसार सभी मापों में सटीकता के साथ बनाए गए हैं। भारत और सिंगापुर के बीच 13वें अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का समापन हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में संपन्न हुए इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने फायर पावर योजना और नई तकनीकों पर संयुक्त प्रशिक्षण किया। यूपी के श्रावस्ती में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये पूरे सनातन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव के दौरान संगीत और नृत्य के माध्यम से बौद्ध संस्कृति की सार्थक समझ प्रस्तुत की जाएगी। सैन्य वाहन चालक अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड गोवा के बम्बोलिंग कैंप में आयोजित की गई। इस शानदार समारोह में ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया ने 920 अग्निवीरों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान मेधावी अग्निवीरों को पदक भी प्रदान किए गए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।